विश्व पुस्तक मेले से मैं गुजर रहा था तो मेरी नज़र इस किताब पर पड़ी जिसका जो आज ही आई है, रेवड़ी या हक, सामाजिक सुरक्षा पर एक नज़रिया। रीतिका खेड़ा, रीतिका खेड़ा जी यहाँ पर मौजूद हैं और इनका परिचय ये है कि ये एक अर्थशास्त्री हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से जुड़ी रही हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में इस वक्त हैं, उससे जुड़ी हुई हैं और अर्थशास्त्री हैं। मेरा इंटरेस्ट ये हुआ यहाँ रुकने का और आपसे बात करने का, रीतिका जी, कि दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं, अभी 24 घंटे हुए हैं और ये इसी बात पर पूरा चुनाव हो रहा था कि ये रेवड़ी है या हक। और बड़ा ही अच्छा टाइटल आपने मौजूद रखा है आपको, और दिन भी ऐसा ही रखा है इसके विमोचन का जो नतीजे के अगले दिन है। ये कोइंसिडेंस है या आपने कोई इसके बारे में आपको राजकमल प्रकाशन से पूछना होगा। वो एक्चुअली कोशिश कर रहे थे कि बुक फेयर के शुरुआत में आ जाए, वो आखिरी दिन पे आ गई, उससे भी मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ख्याल से ये किताब शायद दिल्ली की राजनीतिक पार्टियों को भी पढ़नी चाहिए ताकि वो अगले चुनाव में असली मुद्दे अपने मैनिफेस्टो में डालें और ना कि इधर उधर लोगों को बहकाने की कोशिश करें। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर ज़्यादा फोकस होता लोगों के इनके मैनिफेस्टो में तो मेरे ख्याल से लोगों की ज़्यादा का फ़ायदा ज़्यादा। रीतिका जी, ये जो सवाल है ना, रेवड़ी या हक, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है कि क्या वेलफेयर है और क्या रेवड़ी है, फ्रीबीज है, ये तय करने का है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तय किया नहीं है। दो ही जगह है, या तो सुप्रीम कोर्ट कोई लाइन खींच दे या तो इलेक्शन कमीशन ये कह दे। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि हम नहीं डिसाइड कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करे। एक लेखक के तौर पे, एक अर्थशास्त्री के तौर पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये गंभीर बहस है देश में कि जब मैं खुद पॉलिटिकल प्रोग्राम करता हूँ चुनाव के, तो जब मैं लोगों के पास जाता हूँ तो लोग दिल्ली में कह रहे थे कि दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस कर दिया, बिजली कर दिया, पानी कर दिया, स्कूल अच्छा कर दिया, केजरीवाल और क्या करेगा। किया तो इतना सब कुछ किया। और अगर हम ये कहते हैं कि अगर फ्रीबीज नहीं चाहिए तो फिर 5 किलो राशन की बात लोग उठाते हैं कि फिर प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन क्यों दे रहे हैं अगर हम इतनी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये बारीक लकीर कैसी खींची जाए, और इतना सब कुछ देकर भी केजरीवाल अगर हार रहे हैं और बीजेपी कह रही है हम 2500 देंगे, हम 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देंगे, गैस सिलेंडर 500 का, तो ये सब किस श्रेणी में रखा जाए और किस राजनीति में रखा जाए। तो एक तो मैं कहूँगी कि आप भी ज़रूर किताब, मैं तो ये किताब अभी लूँगा। हाँ, थैंक यू। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि या तो इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट को इस लकीर को खींचना चाहिए, मेरे ख्याल से ये राजनीतिक मुद्दा है और ये राजनीति में ही तय होना चाहिए। और दिल्ली की जनता ने भी दिखा दिया कि वो कितना समझ रहे हैं और कहाँ जाएंगे। मेरे ख्याल से इलेक्शन में केवल ये जो प्रॉमिसेस हैं वो मुद्दा नहीं होती हैं, उसके अलावा भी लोगों के मुद्दे हैं। जैसे आप एक सरकार से ऊब गए हैं, आपको दूसरी सरकार चाहिए, तो वो भी इसमें। लेकिन फाइनली मेरे ख्याल से ये मुद्दा राजनीतिक है और राजनीतिक दायरे में ही इसको तय होना चाहिए। उसमें सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन या अर्थशास्त्री अपनी अपनी राय प्रकट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऊपर से कोई डिटरमिन नहीं कर सकता। और जैसे आप कह रहे हैं कि क्या रेवड़ी है क्या हक नहीं है, इसमें थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से अपनी समझ के अनुसार बताने की कोशिश की है कि जो आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन, जन वितरण प्रणाली, नरेगा, वृद्धावस्था पेंशन, इस तरह की जो योजनाएं हैं वो न सिर्फ भारत में लेकिन और भी विकसित देशों में एक हक आधारित मोड में चलाई जाती हैं। और इनको ये जो गाली की तरह रेवड़ी कह दिया जाता है वो हमें सोचना चाहिए। इस पर राधिका जी आपसे, रीतिका सॉरी मैं पहले भी बोल गया, वो एक है बीजेपी की प्रवक्ता है तो उनका नाम आ जाता है। ये मैं ये कहता हूँ रीतिका जी, मेरा इस मामले में आपसे ये है कि मैं गांव देहात में जो देखता हूँ, ये जो नरेगा है इसमें भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा है। ज़बरदस्ती मास्टर रोल में लोगों का डाल देना और उनके अकाउंट में जब पैसे आ जाना तो सेक्रेटरी और प्रधान उनसे पैसे ले लेना, उनको कोई 200-300 रुपये दे देना और मशीन से जेसीबी से काम करा देना। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि 2005-20 साल हो गए मनरेगा को, नरेगा को, एक गांव में जितना फंड दिया गया नरेगा में
और कहा गया कि इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, काम मिल रहा है लोगों को। अगर आप बजट निकाल के किसी गांव का 20 साल का देख लीजिए कि उसको नरेगा से जितने पैसे गए हैं, अगर वास्तव में उतना काम हुआ होता तो वो गांव तो ताजमहल को भी पीछे छोड़ देता। आप ही के लिए मैंने इस किताब में अंत में एक फोटो ऐसे भी शामिल किया है जिसमें नरेगा के द्वारा पैदा किए गए संसाधन भी दिखाए हैं। आप प्लीज किताब पढ़िएगा और मुझे प्रॉमिस करिए। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि मिट्टी का काम है, मिट्टी का काम कोई काम का नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि नाली है, नहर है और उसमें झाड़ी सफाई हुई है और उसके करने से बाद में पानी खेतों तक अच्छे से बहने लगा। दूसरा मिट्टी का काम है कि किसी का खेत था। एक मिनट बोलने दीजिए। लाखों हजारों नहीं पर इसमें कुछ नहीं मानती भ्रष्टाचार है, वो बहुत बड़ी समस्या है, उसके बारे में यहाँ चर्चा हुई है। लेकिन साथ ही जो संसाधन पैदा हुए हैं और उसके जो स्टडीज हुए हैं उसके बारे में भी बताया गया। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब इनका क्रियान्वयन होता है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल टिप टॉप चल रहा है, बिल्कुल नहीं। हम ये कह रहे हैं कि इसकी हम कमियों को समझें, उनको हटाने के तरीके ढूंढें और जो इससे लोगों का फायदा हो रहा है उसको भी नजरअंदाज ना करें। तो आप मुझे बताइए कि एक चीज लोग कह रहे हैं कि जून में महाराष्ट्र के चुनाव के जो नतीजे आए जून में लोकसभा के, तो महाराष्ट्र में बीजेपी और एनडीए हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने फिर उसके बाद 28 जून से महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डालने का फैसला किया और 1500 रुपए 4 महीने के डाल दिए। उसके बाद चुनाव हुआ। यही काम झारखंड में हेमंत सोरेन ने कहा, वहाँ चुनाव हुआ, दोनों वो 1500 रुपए की वजह से जीत गए। केजरीवाल यहाँ 2100 रुपए देने की बात कह गए थे, वो दे न सके थे। एक भी महीने का महिलाओं के अकाउंट में पैसा आया नहीं था। अगर 3-4 महीने का आ गया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। नहीं आपको लगता है ये भी हक है या रेवड़ी है? ये महिलाओं को 1500 रुपए 2100 रुपए डाल के चुनाव जीतना, ये क्या है? हाँ, तो ये काफी मुश्किल सवाल है और एक्चुअली ये इतनी नई योजना है कि इसका जो जमीन योजना है या वोट के लिए घूस है? हाँ, मैं कैश ट्रांसफर के इतने पक्ष में नहीं हूँ। हालांकि एक मिनट बोलने दीजिए। हालांकि जब महिलाओं को ये कैश मिल रहा है, मैंने तमिलनाडु में भी 1-2 महिलाओं से बात की तो मेरी सोच थोड़ी बदलने लगी, क्योंकि वो महिलाओं की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। ऐसे ही कोई मिल गई तो उनसे बातचीत हो रही थी। तो मेरा जो प्रायर है, मतलब पहले से जो मेरी सोच है, उसमें मुझे लगता है कि ये कैश ना दे के जो खाद्य सुरक्षा कानून में गर्भवती महिलाओं के लिए समर्थन है, कैश समर्थन है, उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि उसका तो रैशनल है, मेरे जैसी महिला अगर मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो मुझे 6 महीने का अवकाश मिलेगा अपनी सैलरी के साथ। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र में महिला है उसके लिए सिर्फ वो खाद्य सुरक्षा कानून का 6000 रुपया है, जो 2013 से नहीं बढ़ा। तो अगर मुझे ऐसे लगता है कि अगर सरकारों को महिलाओं को पैसा देना है तो सबसे पहले उन महिलाओं को देना चाहिए जो गर्भवती और शिशुवती हैं, और फिर दूसरी योजनाओं के बारे में सोचें। तो दैट इज़ माय स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं, इन लोगों से बात करते हैं, तो उससे कभी कभी उनका नज़रिया समझने का मौका मिलता है। ये जो आप जो भी इसको कह लें योजनाएं हैं, ये नई हैं, इनको मैं खुद नहीं समझ पाई हूँ अभी तक। इसलिए मैंने इस किताब में भी बहुत क्लियर स्टैंड नहीं लिया है, लेकिन मैंने उसके दोनों पक्ष बताने की कोशिश की है। आज की स्थिति में एक, जैसे मैं बता देती हूँ, शायद झारखंड की बात है, वहाँ पे जो मध्याह्न भोजन पकाती है महिला, उसको 2-3 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं, 2 से भी कम है एक्चुअली उसकी तनख्वाह। अब चूंकि वो पकाती है, अब वो जो सरकारी ये जो योजना है हेमंत सोरेन की, उसके लिए वो पात्र नहीं है। अब वो उनको दिख रहा है कि वो महिला जो कुछ नहीं कर रही उसको 2500 मिल रहा है, और यहाँ तो मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ तो मुझे 2000 से भी कम मिल रहा है। तो इन कैश, महिलाओं के लिए जो कैश की योजनाएं हैं, उसको हम इस ढांचे में किस तरह से बैठाएं, उसके बारे में किसी ने शायद सोचा नहीं है। और मेरे ख्याल से अभी ये सोचने का मौका है, उससे पहले कि ये इतनी व्यापक हो जाए, और ये बहुत महंगी भी हैं। आप दिल्ली में रहती हैं जी। अब मैं आपको बताऊं, दिल्ली वाले जो मिडिल क्लास के लोग हैं, बीजेपी की सरकार आ गई, अब बीजेपी ने 2500 रुपए महिलाओं के खाते में डालने की बात कही।
अब वो जो घरेलू मेड हैं जो घरों में काम करती हैं, दिल्ली वाले कह रहे हैं अब तो 4-5 हजार में वो आने की नहीं रही। जब 2500 रुपए घर में बैठ के मिलेगा तो 5,000 में दूसरे के यहाँ काम करने क्यों जाएंगी? नहीं, मेरे ख्याल से 2500 में गुजारा करना नामुमकिन है दिल्ली में। अगर आपके घर में और कोई कमाई कर रहा है तो भी नहीं, हम तो कह रहे बिना काम किए 2500 मिल रहा है तो दूसरे के घर जाके बर्तन साफ करना झाड़ू। 2500 में कोई कैसे, आपको अगर एक महीने की 1 लाख की तनख्वाह मिल रही होगी तो आप ये कोशिश नहीं करोगे कि इससे भी बेहतर तनख्वाह मिले मुझे। तो सभी लोग ऐसे हैं, अगर उनको अभी 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो वो 20,000 कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि आप 2500 में ही खुश होकर घर पे बैठ जाएंगे। मेरे ख्याल से ये शायद ये हो सकता है कि अब वो कहेंगी कि अब मैं 5,000 में नहीं आऊंगी, अब मुझे 10,000 देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो मेरे हिसाब से अच्छी बात होगी, क्योंकि जो वो तबका है उनकी कमाई बहुत कम है। जी, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आपके लोग ऑटोग्राफ के साथ किताबें लेने के लिए, मैं भी एक किताब लेता हूँ, रेवड़ी या हक। जी बिल्कुल पढ़ूंगा और कहीं और भी चलता हूँ। और अब मैं आ गया मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स काउंटर पर। यहाँ पर किताबें जो है वो मुस्लिम स्कॉलर्स की है। ये देखिए स्टॉल, इसमें ज़्यादातर अरबी, उर्दू और हिंदी में भी किताबें हैं। ये देखिए पूर्व और पश्चिम मानव सभ्यतागत संवाद की ओर डॉक्टर अहमद अल तैयब, यानी मुस्लिम स्कॉलर्स की जो किताबें हैं, इस्लाम में जिहाद की इस्लाम